हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया डिफेंस चैनल। होप आपकी प्रिपरेशन जो 7 अगस्त को पेपर होने वाला है उसकी बहुत अच्छी चल रही है एंड यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग योर टेस्ट सीरीज़। पेपर 1 के आप टेस्ट दे रहे होगे, अभी रिवीजन चल रही होगी आपकी। पेपर 2 के टेस्ट सीरीज आप दे रहे होगे और आपकी रिवीजन चल रही होगी। सो एट अभिपीडिया वी आर ऑल्सो रनिंग अ टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग आंसर्स। तो I am recording this lecture as a subject expert, as an expert in mains answer writing in UPS, various UPSC exams for last 20 years. Out of my accumulative experience, I have checked few papers of Wikipedia Defense and for CAPF paper 2. So I will be discussing 3-4 questions कि आप उसमें क्या मेरी observations हैं आपके पेपर के बारे में, क्या आपने लिखा है, and how you can improve on that. How what are the key points to improve in UPSC exams, right? So let us see how do we put it and how do we take it forward, right? Now I will start with the first question. ये देखिए, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में डाला था, डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। इस पे आपको ऐसे लिखना है एंड दिस ऐसे हैज़ टू बी रिटन इन 300 वर्ड्स और इसमें 20 नंबर का ये आपका टॉपिक है। 20 नंबर का है आपका ये, 300 वर्ड्स एंड 20 मार्क्स। अब देखिए, कोई भी आप ऐसे लिखते हो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे आ गया कि यू हैव टू राइट ऐसे ऑन डिफेंस सेक्टर इन इंडिया, राइट? ऑल ऑफ यू, लॉट ऑफ पेपर आई हैव चेक्ड एंड उसमें सबने लिखा है, राइट? बट व्हाट आई, अपार्ट फ्रॉम फ्यू टेस्ट डेफिनेटली, व्हाट आई फील इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर इन योर एसे। देखो, जब आपका यूपीएससी में एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो ही विल एक्सपेक्ट कि यू आर राइटिंग in a structured way. The importance of structure in such straightaway essays is very much. For example, when you see, I will just give you a clue how to structure your answer and then finally add value to it. अब देखिए, आपको what is defense sector, आपको लिखना है कि डिफेंस सेक्टर आप किसको मान रहे हो। डिफेंस सेक्टर आप किसको मान रहे हो, what is डिफेंस सेक्टर, है ना? देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप अपने दिमाग के अंदर कंपार्टमेंटलाइज तरीके से सोचें कि कैसे कैसे मेरा आगे ऐसे चलेगा ये, राइट? आपने बता दिया कि डिफेंस सेक्टर मेरे लिए क्या है, इसमें जो इंटरनल डिफेंस या एक्सटर्नल डिफेंस, थोड़ा सा एक ब्रॉडर सा व्यू दे सकते हो डिफेंस को लेके, है ना? इसने ये कोई ऐसा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं कहा, तो डिफेंस है ना? डिफेंस को आप एक व्हाट यू से इस ब्रॉडर व्यू में ले सकते हो, है ना? कोई ऐसे में यूपीएससी में हमेशा एक ब्रॉडर व्यू लेके चलना चाहिए, बहुत संकीर्ण या बहुत कन्फाइंड व्यू लेके चलना चाहिए। अब डिफेंस सेक्टर ये है। अब डिफेंस सेक्टर्स का इंडिया में पोटेंशियल क्या है वो लिखोगे फिर आप। देन यू विल राइट डाउन द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफेंस सेक्टर, देन यू विल राइट द सॉल्यूशंस टू द डिफेंस दीज प्रॉब्लम्स, है ना? एंड द फ्यूचर वे, द रोड अहेड और द फ्यूचर, कि क्या आगे आप फ्यूचर में विजुलाइज करते हो। सिंपल। देखिए, ये आपके एसे में ये 5 एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। अब मैं कोई ऐसे देखता हूं तो person has written all these things in a what to say खिचड़ी type of way, वो नहीं चलता यूपीएससी में। यूपीएससी में थोड़ा सा एक क्लियर कट डिमार्केशन चले कि नाउ यू आर टेलिंग दिस इज डिफेंस, देन यू आर टेलिंग ये पोटेंशियल है डिफेंस सेक्टर का, इतना what to say एक्सपेंस है, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, इतना बड़ा लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी इकोनॉमी, है ना? और कैसे ये इंटरनेशनल एरिना में हमारी इमेज अपग्रेड कर रहा है, क्या इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट है। पोटेंशियल आपने लिखा। देन यू विल राइट दी प्रॉब्लम्स कि अभी हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स को लेके है ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेके है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपने ब्रीफली लिखनी है, टेकिंग टू काउंट द वर्ड लिमिट डेफिनेटली। यूपीएससी में दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ कंप्लीट आंसर। अब डिफेंस सेक्टर इन इंडिया पे मैं लिखने लगूँ तो आई कैन राइट बुक्स एंड बुक्स ऑन दिस। सो दे आर जस्ट सीइंग दैट वेदर यू आर अवेयर ऑफ द एंटायर परव्यू ऑफ द डिस्कशन और नॉट, राइट? अब फिर प्रॉब्लम्स लिखिए आपने, देन यू विल राइट सॉल्यूशंस कि इसके लिए हो क्या रहा है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है इसके लिए, किस तरह के प्रोग्राम्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, हाउ दे आर विजुलाइजिंग। इसमें आप अभी अग्निपथ मेंशन कर सकते हो, लेटेस्ट जैसे एग्जांपल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, या पेंशन स्कीम थी, वो पेंशन के थोड़ा सा एंगल इनडायरेक्टली ले लो, है ना? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं अभी हम, कितना बजट का हम दे रहे हैं इसको, बजट कितना और बजट दिया जा सकता है, ठीक है ना? ऐसे सोल्यूशंस हम देने। देन वी हैव टू कम टू फ्यूचर कि भाई फ्यूचर में डिफेंस इंडिया इज गोइंग टू बी डिफेंस पावर, या इस तरह से क्या हो सकता है।
कि और टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड होगा, नई तरह की चीज़ें आएंगी डिफेंस में, एक थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ उस पर भी चलेगा। नाउ व्हेन यू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स देन वी से योर आंसर इज कंप्लीट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट अवे टॉपिक हो गया आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट का जो हमने दिया था आपको, और आपने काफ़ी लोगों ने लिखा ये, तो दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर डिस्कशन, राइट। और सेकंड जैसे आपके और एक और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने लिखा है, और ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दैट इज नीड फॉर इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडियाज एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स। अब ये क्वेश्चन सबने लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है। अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे लिया बिकॉज इट रिक्वायर्स व्हाट टू से डिसिफरिंग दी थिंग्स विच यू हैव राइट इन दी एग्जाम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या जो टॉपिक दिया हुआ है उसको तोड़ के आप देख सकते हो कि हाँ यार इसमें से मुझे कितने आंसर करने हैं। कई बार होता क्या है कि वी रीड द टॉपिक इन अ वेरी कन्फाइंड वे, और होता क्या है कि और हम उसको फिर हम वी आंसर इट इन अ हाफ बेक्ड वे, हम उसका एक पार्ट आंसर कर देते हैं। जैसे आगे भी क्वेश्चन में एक डिस्कस करूंगा, जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन था एक, आपने भी कई लोगों बहुत लोगों ने किया है वो, मैंने कभी 8-10 शीट्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की चेक करी हैं। फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन लिखा, और उसके साथ ही एक और था इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सिर्फ फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिख दिया, इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर लिखा ही नहीं, छोड़ ही दिया, वो ध्यान ही नहीं दिया। अब नंबर तो कट गए देखो वहां पे, जबकि कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये। सो दैट शुड नॉट बी देयर। तो अब इसमें देखिए कि कैसे हम इसको डिसिफर करेंगे क्वेश्चन को। अब आप देखिए नीड फॉर इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स, पहला पार्ट है नीड फॉर इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स। अब यहां पे इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, बहुत ध्यान से आपने देखना कि मैं कैसे कर रहा हूं, राइट। एक हो गया पार्ट हमारा इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स पे, एंड सेकंड इज challenges faced by whom? Intelligence agencies. Challenges faced by intelligence agencies. अब यहां एजेंसीज की बात आ गई, एजेंसीज, तो ये दूसरा पार्ट आ गया। अब इन इंडियाज एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, डन। अब ये तीसरा एक एलिमेंट इसमें इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की बात भी कर रहा है, कंटेक्स्ट वही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप सारे कई लोगों ने कोटेशन से स्टार्ट किया, ये कई लोगों ने किसी से स्टार्ट किया, दैट एवरीथिंग इज गुड। सी कोटेशंस कैन गिव यू गुड मार्क्स डेफिनेटली, यू गिव एग्जांपल्स यू कैन गेट मोर मार्क्स डेफिनेटली, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, आप बताओगे व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किसको कह रहे हो आप। नाउ सेकेंडली देन यू विल राइट ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स क्या है, जो ऑपरेटर्स क्या है, व्हाट इज अवर ऑपरेटर्स, एंटायर स्ट्रक्चर क्या है इंटेलिजेंस का, फिर कौन सी एजेंसीज हैं, तभी तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्लेरिफाई होगा, ठीक है ना। फिर आप बताओगे नीड फॉर रिफॉर्म्स। अब नीड फॉर रिफॉर्म्स को बताने के लिए पहले आपको ब्रीफ में प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेंगी, एंड देन यू विल राइट डाउन द फ्यूचर ऑल्सो, कि भी फ्यूचर हमारी ये नीड है, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ये है, उसके लिए रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म्स हमेशा प्रॉब्लम के लिए नहीं होते ही। जैसे एक क्वेश्चन मेरे से पूछा फोन पे कि सर ये नीड और फॉर रिफॉर्म्स और चैलेंजेस तो एक ही बात है। नो नो नो, नीड इज अ ब्रॉडर टर्म। नीड का है कि इट इज नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव टू प्रॉब्लम्स ओनली। डेफिनेटली नीड इज रिस्पॉन्सिव टू प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, नो डाउट इन दैट, बट नीड के अंदर फ्यूचरिस्टिक भी होता है कि आगे हमारा ये चैलेंज आने वाला है, आगे हमारा ये रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो हमें उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट। तो आपको ब्रॉडली इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स की बात करनी है, नीड क्यों है। अब यहां रिफॉर्म्स है, यहां एजेंसीज हैं, देखो। और थर्ड इज चैलेंजेस, नेक्स्ट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब यहां एजेंसीज की चैलेंजेस पूछ रहा है वो, यहां इंटेलिजेंस एंटायर इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। तो एजेंसीज के अंदर आप स्पेसिफिक एजेंसीज आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे वो आईबी है, सीबीआई है, उसके रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, यूपीएससी डजंट वांट यू टू कंप्लीट द आंसर। यूपीएससी नहीं चाहती कि आप सब कुछ ही लिख दें, यूपीएससी चाहती है कि आप सारे कंपोनेंट लिखें ध्यान से और हमें कंप्लीट एक पिक्चर दें बस। तो चैलेंजेस आ गया आपका, राइट, नीड फॉर रिफॉर्म्स, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स, देन यू कैन कंक्लूड योर डिस्कशन,
अब देखो, अगर आपके आंसर में यू रीड योर आंसर योरसेल्फ, ये सारे एलिमेंट हैं क्या? यूपीएससी ने नंबर आपको देने हैं एलिमेंट्स के ऊपर कि आपने सारे आपके जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे। जितने पार्ट्स आप कम लिखोगे उतने नंबर आपके कटते जाने, एंड दैट इज वाई समटाइम्स पीपल स्कोर लेस। ठीक है ना? लेकिन आप अगर इस टेक्निक से लिखेंगे, जैसे हम टेक्निक आप समझा रहा हूं, यू विल गेट इमेजिनेबल, कितने नंबर मिलेंगे आपको, आप हैरान हो जाओगे। ओके, दिस इज नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अब ये देखिए, ये अगेन क्वेश्चन वही फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की, रीजंस फॉर इमर्जिंग ट्रेंड इन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रीजंस फॉर इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज वन क्वेश्चन। मतलब यहां मुझे रीजंस लिखने हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को एक इमर्जिंग ट्रेंड माना जा रहा है कि नहीं हो रहा है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रीजंस लिखने हैं। कभी भी आप इस टेक्निक से स्ट्रक्चर बनाओगे, किसी आपके पूरे टॉपिक का कोई पार्ट मिस नहीं होने वाला, गलती हो ही नहीं सकती आपसे। सेकंड, इस क्वेश्चन में क्या है, इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहां सेकंड आ गया, इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर है, ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। इमर्जिंग ट्रेंड लिखना है। इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब कि रिसेंटली जो फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर में हो रही है, राइट? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, पहले आप बताओगे व्हाट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और स्ट्रेंजली किसी ने बहुत एक दो बच्चों को छोड़ के किसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये होता क्या है, मीनिंग क्या है। यू कैन नॉट अज्यूम यार, एक लाइन तो लिखने में जाता क्या है, राइट? अब सेकंड लिखोगे आप, ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये किसी ने भी नहीं लिखी, नॉट इवन सिंगल पेपर, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अब स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली क्या है। अब आप बताओगे कि देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रही है, लाइक नॉर्थ ईस्ट एरियाज जहां पे वुमेन बहुत खेती में इन्वॉल्व होती है, या देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर वुमेन इज प्लेइंग रोल इन एग्रीकल्चर, right? Secondly, even in other areas also, the role of women has been, मतलब it is very important in the context of agriculture. वो किसी ना किसी फॉर्म में एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करती आई है। हाँ, she may not be solely responsible for the entire enterprise, but लेकिन वो एग्रीकल्चर में रोल प्ले करती आई है। फिर आप दो लाइनें लिखने के बाद ये बोलोगे कि भैया बात यहाँ ट्रेडिशनल की नहीं हो रही, इमर्जिंग ट्रेंड की हो रही है। इमर्जिंग ट्रेंड की, इमर्जिंग ट्रेंड क्या है? अब इमर्जिंग ट्रेंड है आपका मोस्टली माइग्रेशन के कंटेक्स्ट में, कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो रही है, एंड पीपल आर नाउ, जो बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है जो वो एग्रीकल्चर से हट रही है, तो अब उसकी प्लेस वुमेन ले रही है जो घर में है, या और रीजंस हैं जो वट एवर इट इज। तो इमर्जिंग ट्रेंड ये है। अब इमर्जिंग ट्रेंड में क्या है कि जो एरियाज में ट्रेडिशनली मेन एग्रीकल्चर करते थे, अब वहां पे वुमेन एग्रीकल्चर करने लगी है, दिस इज द इमर्जिंग ट्रेंड। यूपीएससी में वो ये पॉइंट देखना चाहता है कि इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब समझते हो आप? अब ये एलिमेंट किसी ने भी नहीं लिखा, और आप सुन लो, इट विल कॉस्ट यू 1 or 2 मार्क्स डायरेक्टली, 2 नंबर आपके डायरेक्टली घूम गए। थर्ड, फिर आना है आपको रीजंस पे, कि रीजंस क्या है इसके, डन, लिख दिया रीजंस। फिर आपने आना है इश्यूज एग्रीकल्चर के क्या है। फिर आपने कहना ठीक है, हमने फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के तो कर लिए, लेकिन इन जनरल ऑल्सो जो वुमेन है वेरियस इश्यूज फेस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो लैंड ओनरशिप को ले गए, हो गया कि उसको लैंड ओनरशिप नहीं दी जाती ड्यू टू पैट्रियार्की, चाहे वो उसकी बायोलॉजिकल कंडीशंस को लेके हो गया कि फिजिकल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम है, एंड देन ड्यू टू चाइल्ड रियरिंग एंड चाइल्ड बर्थ शी कैन नॉट टेक अप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी समहाउ, या उसकी वुमेन सेफ्टी को लेके हो गया कि एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स राउंड द क्लॉक केयर ऑफ द क्रॉप, तो कई बार उसमें सेफ्टी के कंटेक्स्ट में उसमें लिमिटेशन आ जाती है ना? तो इस तरह के हम इश्यूज जो एग्रीकल्चर में वुमेन फेस करती है उसको हमने लिख दिया। और फाइनली कंक्लूजन में हमने लिखना है कि हाँ, अब रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। हमेशा ऐसे में जब आप CAPF में ऐसे लिखो, लास्ट में 2-3 पैरा पॉइंट्स आपने पॉजिटिव ट्रेंड के जरूर लिखने हैं कि हाँ, अब देखो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे अब घर घर में गैस आ गया है, चूल्हा आ गया है, टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, तो वुमेन के पास बहुत टाइम है। तो ये एक तरह से प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ वुमेन पोटेंशियल है एक तरह से। पहले वो इन्हीं कामों में लगी रहती थी, लेकिन अब उसका काम, उसके वर्ड की वैल्यू मिलेगी उसको, है ना? और उसको तो मतलब एंड हर स्टेटस इन सोसाइटी विल इंक्रीज,
हर पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज। तो पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है हमें। सो दिस इज द हाउ यू हैव टू राइट। देखो आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिटन सच अ गुड लैंग्वेज। कोटेशंस लिखी उन्होंने, सब कुछ लिखा, बहुत अच्छा, मतलब बट आई सी अ बिग पोटेंशियल। आई विल नॉट मेंशन नेम्स हियर, दैट विल नॉट गुड, बट बहुत अच्छा लिखा। बट जो एक जनरल मैं लैक देख रहा हूँ वो स्ट्रक्चर का लैक देख रहा हूँ। तो आई हैव थॉट कि ठीक है, जैसे मेरे पास और पेपर चेक आएंगे, आई विल ऑल्सो डिस्कस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज, जो हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं CPF की, एंड लिंक ऑफ दैट टेस्ट सीरीज यू विल फाइंड इन दी डिस्क्रिप्शन। अगर आप देखना चाहते हो उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हो, राइट। एंड ऑल दीज लेक्चर विच आई विल बी टेकिंग ऑन दिस आंसर राइटिंग, दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ दैट टेस्ट सीरीज, राइट। हुसोएवर इज गोइंग टू सब्सक्राइब दैट टेस्ट सीरीज, तो वो वहाँ पे जाके आप देख पाओगे आप उसको, और यूट्यूब पे अगर है तो आप कोई भी देख सकता है, ठीक है ना, कोई ऐसी इशू नहीं है। एंड लास्ट इज, अब देखिए ये अगेन जेम ऑफ अ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है फैकल्टी ने, एंड दिस इज द क्वेश्चन विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये भी सबने लिखा है क्वेश्चन, बहुत लोगों ने लिखा है, एंड वेरी कॉमन इशू। लेकिन मैं आपको अब दिखा रहा हूं कि क्या है चक्कर। व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ। किसी एक बच्चे ने भी नेचर और एक्सटेंट के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं करी। सोच के देखो, जिन्होंने लिखा है वो भी सोचें कि क्या आपने नेचर और एक्सटेंट, अब अगर यूपीएससी एक क्वेश्चन डाल रही है नेचर एंड एक्सटेंट, तो मतलब तो होगा ना, ठीक है ना। तो पहला आपका हो गया नेचर ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड हो गया आपका एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट लिखा है तो सीधा आपको बताना है क्या है एक्चुअल में। तो व्हाट पूछा है उसने कोई आपको ये नहीं पूछा कि डिस्कस करने के लिए नहीं बोला, है ना। उसने वैसे आपके ऐसे में द व्हाट यू से एग्जामिनर जस्ट वांट्स टू नो कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। अब इस कंटेक्स्ट में अगर मैं देखूं, बहुत प्योरिस्टिक फॉर्म में अगर मैं देखूं, तो वर्चुअली सबका जो ऐसे है वो मिसडायरेक्टेड है। अगर यही आपने क्वेश्चन व्हाट इज नहीं लिखा, आपने डिस्कस लिख दिया है, डिस्कस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जबकि क्वेश्चन में एग्जामिनर इज क्वाइट क्लियर कि इट इज व्हाट। आपको बताना है कि नेचर क्या है और एक्सटेंट क्या है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है ना। अब इसमें कैसे करेंगे, अब आप बताओगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसको डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आप बताओगे जो कन्फ्लिक्ट है, बेसिकली जब भी कन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों में, इट इज़ क्यों कन्फ्लिक्ट होता है, देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजंस। व्हेन वी टॉक ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, इट इज़ अ कन्फ्लिक्ट बेसिकली फॉर रिसोर्सेज एक्चुअली, है ना। और कन्फ्लिक्ट दो लेवल पे है, मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट कि सीधा टकराव में आ रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है ह्यूमन के साथ टकराव में आ रही है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, थ्रेट डायरेक्ट। एंड सेकंड इज लेटेंट, हिडन है कन्फ्लिक्ट। हिडन कन्फ्लिक्ट मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ है वो स्ट्रेस्ड फील कर रही है कि जो जिस एरिया पे उनका पहले अधिकार था, दे हैड दैट राइट, नाउ दैट दोज एरियाज आर स्क्वीजिंग, कम हो रहे हैं वो। एक है कि मैं किसी को मारने जा रहा हूँ वाइल्ड लाइफ को, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। और सेकंड इज कि वो मैं कर कुछ और रहा हूँ लेकिन उससे वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस में आ रही है, ये भी एक कन्फ्लिक्ट है। ब्रीफली लिखना है, बिल्कुल ज़्यादा इसको घसीटना नहीं है, ज़्यादा इसको नहीं लिखना है, बट लेकिन एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपके पास डेप्थ है, ठीक है ना। अब जो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ की है, अब नेचर किस तरह की है, नेचर क्या है, नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर इज बेसिकली द हिडन क्वालिटी, नेचर इज हिडन प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग। अब यहां पे हमें नेचर किसकी लिखनी है, कन्फ्लिक्ट की। तो हिडन प्रॉपर्टी जो आपको बाहर नहीं दिखती, है ना। क्या हिडन प्रॉपर्टी है उसकी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की, दैट यू हैव टू राइट। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो चक्कर में डाल दिया सर ने, लेकिन चक्कर में डाल के नंबर आएंगे ना, कि जब आप पूरा लिखोगे वहां पे, है ना।
अब देखिए इसमें जो एक सबसे आसान तरीका, ऑल्दो आई कैन डू इट इन अ लार्ज नंबर ऑफ वेज, बट 300 वर्ड लिखने हैं मुझे, CAPF में लिखना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना है ना, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट, एक्चुअली जो नेचर है कन्फ्लिक्ट का आपका, वो आप इसी को लिखोगे कि दो तरह का नेचर है, या तो मैनिफेस्ट है या फिर लेटेंट है। नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट इज मैनिफेस्ट और लेटेंट। सबसे आसान मैनिफेस्ट क्या है? व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर ट्राइंग टू हेजेमनाइज wildlife and wildlife is coming in direct conflict with the human being, direct conflict between human and wildlife. Second is manifest is what? It is indirect conflict, that is which is not visible directly, but it is in the form of control over resources. Maybe it is food, maybe it is water, maybe it is territory. तो ये जो conflict है basically, ये latent conflict है when wildlife is feeling stressed. अब that stress is manifested in number of ways, वो हमें ज़्यादा चक्कर की जरूरत नहीं है, बट इसको डिटेल में यहाँ पे दोनों को लिख दोगे आप। नाउ थर्ड, एक्सटेंट कितनी है? अब एक्सटेंट क्या लिखोगे आप? एक्सटेंट दो तरीके से आएगा, या तो एरिया वाइज एक्सटेंट कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ किस तरह का एक्सटेंट है, किस तरह का एक्सटेंट है, राइट, एरिया वाइज एक्सटेंट आ जाएगा। सेकेंडली एक्सटेंट दिखाओगे वाइल्ड लाइफ को कि किस तरह की वाइल्ड लाइफ जो है वो कंफ्लिक्ट में आ रही है। सारी तो नहीं वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट में आ रही, बट बहुत डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ। देखिए कंफ्लिक्ट तभी आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, अब ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स जो हनी बीज हैं वो खत्म हो रही हैं, जो स्पैरोज हैं वो खत्म हो रही हैं, ये सबको पता है। अब एक ह्यूमन के एक्शन से पूरी एक प्रजाति, पूरी एक स्पीसीज खत्म होने की कगार पे है, बट इज इट कंफ्लिक्ट? नो, conflict is only a situation when other person fights back. ये एट्रोसिटी है, ये एक्सप्लॉयटेशन है कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो वीक है, जो हमारे पे अटैक नहीं कर सकता, उसको हम खत्म कर रहे हैं। उसका हिसाब किताब फिर नेचर लेती है आगे कि एक अगर स्पैरो खत्म हो जाए तो जो अपने एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई पेस्ट अटैक ज़्यादा हो गए, अदरवाइज वो स्पैरोज खा जाती थी पहले, या कुछ भी कर लेती थी वो। हनी बीज का अपना फंक्शन था एक, बट वो खत्म हो गई, चलो ठीक है, इकोलॉजी विल टेक केयर ऑफ इट्स इटसेल्फ, बट दैट इज अ वन साइडेड एट्रोसिटी, दैट इज अ वन साइडेड असॉल्ट, राइट। लेकिन वहीं पे अगर सपोज मैं एलिफेंट्स की पोर्चिंग कर रहा हूं, टाइगर की कर रहा हूं, या और ऐसी स्पीशीज हैं, तो वो दे फाइट बैक, दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट। वो गांव में आ जाएंगे, आपका वेंडलाइज करेंगे, बिकॉज यू आर टारगेटिंग देम, दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड, ठीक है ना। अब जंगल है एक, वहां पे गांव है, तो एलिफेंट आ रहा है वो जंगल में, तो भाई बचा रहा है। अब आप कहोगे नहीं जी ये तो अगेन वन साइडेड है, वो आ रहा है, नहीं वो क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर इंक्रोचिंग ऑन देयर एरियाज, है ना, वी आर मेकिंग देयर रिसोर्सेज डेफिशिएंट, चाहे वो वाटर है चाहे वो फूड है, उसको नहीं मिल रहा तभी तो इधर आ रहा है वो, अदरवाइज क्यों आएगा? चाहे मॉन्कीज हैं वो, चाहे टाइगर्स हैं, है ना, चाहे अदर फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ है जो कॉन्फ्लिक्ट में फ्रिक्वेंटली आ जाती है, एलिफेंट्स आर कॉमन, है ना। तो इस तरह से है। तो एक्सटेंट में आ गया एरिया, और फिर वाइल्ड लाइफ का एक्सटेंट आ गया, ठीक है। थोड़ा कन्फ्लिक्ट के बारे में तो ये मैनिफेस्ट और हिडन में कन्फ्लिक्ट के बारे में आ जाएगा, और फिर एंड में आप थोड़ा सा करोगे कि क्या सॉल्यूशंस या क्या करना चाहिए हमारे को, ये एंड में थोड़ा सा लिखोगे, तब जाके ये आपका आंसर बिल्कुल इस क्वेश्चन का बनेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है। ऑल्दो इट इज रिक्वायर्स अ फुल डिस्कशन इन अ वेरी टेक्निकल वे, बट इतना आपको ऐसे राइटिंग के लिए बहुत है, बट बहुत अच्छा भी लिखा है लोगों ने, मतलब इन द सेंस कि तो अगर उसको कंप्लीट कर लिया जाए तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। जैसे अभी अगर मैं 50% दे रहा हूं या 55% दे रहा हूं, नंबर 20 में से 10 दे रहा हूं, 11 दे रहा हूं, तो मैं 12, 13, 14 का स्कोप इसमें है ना, 12, 13, 14 का स्कोप इसमें डेफिनेटली है कि आप 200 में से आपके अगर नंबर आ रहे हैं 110, 120, जबकि मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस में। सो दिस इज these are the 4 questions which I wanted to discuss. So I will come back to you with more discussions on the various questions which I will be checking, and on the basis of the trends in checking I will be giving you my suggestions कि आप इसको कैसे better कर सकते हो। And roughly around less than 1 month is left for the exam. Now all of you should be fully oriented towards your answer writing preparation, क्योंकि पेपर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना, पेपर 2 में आपने ज़्यादा नंबर ले लिए, 20, 30, 40 नंबर का गैप ले लिया अपनी मेहनत से, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट।
और बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते एंड जब पेपर में लिखने जाते हैं तो दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस। तो एक दो क्वेश्चन मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा जिसका सपोज आपने नहीं पढ़ा हुआ, कोई भी आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा फिर भी लिखना पड़ रहा है आपको, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है उसको, कैसे उसको भी, अगर वो 10 नंबर का है रिपोर्ट कोई या वो ऐसे लिखना है आपको जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है बाय अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग मेथड, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय एंड डू सब्सक्राइब अवर मेंस टेस्ट सीरीज पेपर 2 के एंड वी विल गिव यू योर चेक्ड आंसर कॉपीज विद इन 72 आवर्स, क्योंकि काफ़ी आंसर शीट्स आ रही हैं तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और 72 घंटे का हमें टाइम देना पड़ेगा कि आपको उससे पहले ही चेक होकर आ जाएगी आपके पास। तो वी विल बी गिविंग यू योर आपको हर क्वेश्चन के हम नंबर लगा के देंगे कि कितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आवर रिच 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यूपीएससी एग्जाम्स, सीपीएफ, यूपीएससी विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। आपको रियलिस्टिक एक हम देंगे, हम आपको खुश नहीं करेंगे। जो नंबर आने हैं, अगर 7 आने हैं 20 में से तो 7 ही देंगे, अगर 10 आने तो 10 देंगे, 12 आने तो 12 देंगे। यू कैन रिलाई ऑन इट बिकॉज ओनली एक्सपर्ट्स हेयर आर चेकिंग योर पेपर, कोई भी कैजुअली पेपर चेक नहीं हो रहा है। सेकेंडली आपको हम ऑडियो रिकॉर्डिंग देंगे, जो टीचर है आपको, जो फैकल्टी है, मैं खुद ही कर रहा हूँ एक चेक कुछ काफ़ी पेपर, तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको दूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर में आपका पर्सनलाइज्ड, कि हाँ इसमें ऐसे कर लो थोड़ा सा और ऐसे कर लो, या क्या कमी है आपके राइटिंग स्टाइल में। दैट इज पर्सनल मेंटरिंग, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर प्रिपरेशन प्रेजेंटली, राइट? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।